हरिओम। नमस्ते मित्रों। चेष्टा करूंगा माहेश्वर सूत्र पढ़ने की, जो शिव के डमरू से निकला है। ऐ उण रील ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट लन यमंगणनम झभय घटदश जब गडदश खप चटत चटतौ कपय शशसर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। जय भोले बाबा की। स्कूल के विद्यालय के विद्यार्थियों से यदि यह कहा जाए कि यह मंत्र जो है, यह सूत्र जो है, इसमें गूढ़ रहस्य, गूढ़ विज्ञान, भाषा विज्ञान छिपा हुआ है, तो क्या वे मानेंगे? आज के विद्यार्थियों को प्रमाण की आवश्यकता होती है, चूंकि सिनेरियो, चूंकि परिवेश ऐसा है, उनको एक वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। विज्ञान के माध्यम से ही बच्चे समझते हैं। जब मोबाइल में बटन दबाते हैं तो कार्टून उछलता है, तब उनको विश्वास होता है कि बटन दबाने से कार्टून उछला। श्लोक पढ़ने से क्या होगा? तो क्या इस गूढ़ विज्ञान को जो हमारे मंत्रों में छिपे हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग, मैं ज्यादा नहीं जानता मंत्रों के संबंध में, मैं विज्ञान के प्रयोग करता रहता हूं, मैं शास्त्रों का कतई जानकार नहीं हूं, मुझे क्षमा करें यदि मैं कहीं पे त्रुटिपूर्ण हूं। मैं वैज्ञानिक प्रयोग करके कुछ दिखाऊंगा। तो हम अपने बच्चों को क्यों ना वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से, जो कि आज का वातावरण है, उनको हम इस दिशा में ले जाएं, ताकि उनको समझ में आए कि ये मंत्र जो है ये साधारण नहीं है, इनमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, इनमें गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है। विश्व की समस्त भाषाओं में सबसे उत्कृष्ट भाषा संस्कृत, जो इस नाद से निकली, माहेश्वर सूत्र के नाद से निकली, वो वर्णों की क्रमिक व्यवस्था को बताने वाला ये सूत्र, यदि मैं कहूं स्पर्श वर्ण, अंतस्थ, ऊष्म, आयोगवा, उपदमानीय, घोष, अघोष। घोष यहां रेजोनेंस होता है, अघोष यहां रेजोनेंस नहीं होता, यहां स्वर तंत्रियां होती हैं। यहां से यहां तक हमारा क्रमिक रूप से हमारी भाषा चलती है। जहां यदि हम व्यंजन की बात करें, जिनको स्पर्श वर्ण बोला गया है, कवर्ण कंठ से स्टार्ट होते हुए फिर तालव्य, चवर्ण, और इस तरह से हम पढ़ते हैं। फिर टवर्ग जो आता है हमारा, जिसको हम मूर्धन्य बोलते हैं, जो दंत और तालव्य के बीच में होता है। इसके बाद आता है तवर्ग, यानी कि दंत मूल से जिनको बोला जाता है, जहां जीभ दंत मूल को ही टच करती है। उसके बाद प वर्ग आता है, पा फा पा फा मा, जिसमें हम ओष्ठ के उपयोग के बिना बोल ही नहीं सकते। तो इस तरह की हमारी जो क्रमिक व्यवस्था है, हम बच्चों को यदि अल्प प्राण, महाप्राण और ऐसे तमाम शब्द, एक श्लोक पढ़ूंगा कि खरो विवार श्वासा अघोषाशी, इस मंत्र से कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो क्यों ना हम प्रयोगों के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचे, उनको छुएं, उनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत करने का प्रयत्न करें। तो आइए इस दिशा में हम एक छोटे से प्रयोग से चलते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रयोग पसंद है, बच्चे विज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए हम विज्ञान के एक प्रयोग के माध्यम से शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और इसी विज्ञान के प्रयोग को आगे ले जाते हुए हम भाषा विज्ञान तक जाने की चेष्टा करेंगे। यहां हम बर्नौली प्रिंसिपल दिखाने जा रहे हैं। ये इस तरह से यदि हम यहां पर ब्लो करेंगे, तो ये हवा में गेंद टंगी रहती है, ये इधर उधर नहीं गिरती, चाहे हम कितना भी मूवमेंट कर लें। तो इस तरह से ये बर्नौली थ्योरम का प्रयोग है। इसी को यदि मैं उल्टा कर दूं तो देखते हैं। इसको मैं उल्टा कर देता हूं और यहां पर ये बॉल लगाता हूं और इसके बाद में फूंकने की चेष्टा करूंगा। बच्चों से उत्तर, ज्यादातर अधिकांशतः उत्तर आता है कि बॉल नीचे गिर जाएगी, बट देखते हैं क्या होता है। बॉल नीचे नहीं गिरती, बल्कि बॉल चिपक जाती है। हम इस तरह से भी इस प्रयोग को देख सकते हैं। तो आइए इसके पीछे के हम कारण को समझते हैं। मैंने कुछ चित्र बना रखे हैं, तो आइए इस प्रयोग को हम चित्र के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। यहां से हमने एयर ब्लो किया। एयर जब यहां से हटती है, यहां से जब एयर तेजी से, हाई वेलोसिटी
हाई वेलोसिटी होगी तो यहाँ से हटेगी, जब यहाँ हटेगी तो यहाँ वैक्यूम होगा, वैक्यूम तो रह नहीं सकता, तो यहाँ पर कहाँ से, बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर अटैक करेगी। तो ये हमारा हाई वेलोसिटी के कारण लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, निर्मित हो जाता है, जिसमें वायुमंडल की एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर दबाव बनाता है और वो एक हाई वेलोसिटी या लो प्रेशर का कोन तैयार कर देता है, एक बिस्तर तैयार कर देता है हमारी इस बॉल के लिए। और बॉल हमारी, हम कहीं भी मूव करें, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये बॉल हमारी गिरती नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वायुमंडल का दबाव इसके लिए बिस्तर का काम करता है, इस पूरे एक कोन के लिए। आइए अब दूसरी घटना की ओर चलते हैं। दूसरी घटना में जैसे कि हमने देखा, यहां से ऊपर से हमने एयर ब्लो किया, हमने वायु को यहां से फूंका, तो अब इस स्थिति में क्या होता है, जब बॉल हमारी यहां रखी हुई होती है तो ये या तो थोड़ी सी उठ करके या इसके सरंध्रों में से बॉल अपने सरंध्रों में से, यहां से बॉल और इसके बीच में जो सरंध्र है यहां से निकल करके एक कोन बनता है। फिर वही बात, फिर उसी तरह की बात, ये हाई वेलोसिटी यहां से इन छेदों में से होकर के जो इसके सरंध्र है यहां से हाई वेलोसिटी का एक कोन बनता है, जिसके कारण यहां वैक्यूम निर्मित होता है, वैक्यूम रह नहीं सकता। अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल वर्क हियर, वो इस बॉल को दाब के रखता है और बॉल नीचे नहीं गिर पाती। अभी इसी उपकरण के माध्यम से मैं आपको कई प्रयोग दिखाने वाला हूं। तो ये 4-in-1 उपकरण है, इसी से मैं भाषा और संस्कृत के विज्ञान के बारे में भी बताऊंगा। और अभी इसमें से हम ये निकाल देते हैं और इसके बाद में हम इसको एक बोतल में लगा देते हैं। इसको मैंने यहां रख दिया, तो उसी कीप को यहां मैंने इस बोतल में लगा दिया है, आप ये देख सकते हैं। और अभी हम इसमें पानी डालने की चेष्टा करेंगे। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि पानी इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए करके देखते हैं। इसके अंदर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि पानी अंदर इसमें जा रहा है। देखिए, इसमें लगातार पानी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब कुछ मैजिक करते हैं। मैजिक के लिए हम इस बोतल का पानी फिर से इसमें वापस डालते हैं। ये मैंने इस बोतल के पानी को वापस इस डब्बे में डाल दिया है और इस बोतल को मैं एक तरफ रख देता हूं। अभी हम इस बोतल में पुनः पानी डालने की चेष्टा करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अभी आपने देखा कि पानी गया था, अभी हम फिर से देखते हैं कि पानी जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी फिर से मैं इस बोतल को अब देखते हैं कि पानी जाता है या नहीं। अभी इसमें एक या दो बूंद पानी के अलावा कोई भी पानी नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं पानी यहाँ स्थिर बना हुआ है बोतल में। इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। तो क्या ये मैजिक है? नहीं। आप में से बहुत लोग इसको समझ गए होंगे। छोटी सी बात है, पानी जाने के लिए बोतल को खाली होना चाहिए। यहाँ पर
कुछ भी होना नहीं चाहिए। यदि इसमें मैं ऑयल भर दूं या ग्लिसरीन भर दूं या कोई भी तेल भर दूं तो क्या इसमें पानी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। निसंदेह यहां भी कुछ भरा हुआ है। देखने से बोतल खाली लग रही है, किंतु बोतल में कुछ ना कुछ भरा है, और वो क्या है? वो है वायु। जब तक इसमें वायु नहीं निकलेगी, इसकी वायु बाहर नहीं निकलेगी, तब तक यहां से पानी अंदर नहीं जाएगा। अगर यदि यहां से कुछ लीकेज हो जाए, इसको मैं ढीला कर दूं ढक्कन को, तो यहां से इसकी वायु निकलना शुरू हो जाएगी, प्रारंभ होगी, और ये पानी इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस बोतल में हमने एक छेद कर रखा था यहाँ पर, तो मैं जब पानी डालता था, ये मैं 2 बोतलें लिए हुए था, मैंने आपको एक दिखाई थी, और जब मैं इसमें पानी डालता हूँ, ये इसको यहाँ लगा करके, तो यहाँ से वायु बाहर निकल जाती है इस छेद के माध्यम से। देखिए मैं आपको छेद दिखा दूँ इसमें, ये इसमें एक छेद है, इस छेद के माध्यम से वायु बाहर निकल जाती है और इसके अंदर पानी चला जाता है, किंतु यहाँ मार्ग अवरुद्ध है वायु निकलने का, अतएव पानी यहाँ पर स्थिर बना रहता है, जो कि अभी भी यहीं पे टंगा हुआ है। ये देखिए, अभी इसी उपकरण से, अभी इसको मैं पानी को वापस इसमें डालता हूँ, और अभी इसी उपकरण से मैं आपको एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूं। अभी हमने जो माहेश्वर सूत्र समझा, पढ़ा अभी मैंने, अब मैं कहूंगा कि बच्चों को, छात्रों को, बड़ों को भी, सभी को माहेश्वर सूत्र, शक्तिशाली सूत्र, जो भाषाओं के क्रम को सजाते हुए, मैं भी ज्यादा नहीं जानता, मैं उस क्षेत्र में अयोग्य हूं, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन कुछ प्रयोगों की तरफ रुचि होने के कारण मैंने कुछ प्रयोग किए हैं, और वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि हमारी भारतीय भाषाएं, जो कि बताते हैं कि भोलेनाथ के डमरू से ये मंत्र निकला, ऐ उन रील ऋक ए ओम ऐ औ छय वरट लन यमं गणनम झभय घटदच जवगटदच खप चटत चटतौ कपय शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इस सूत्र में गहन विज्ञान, गहन ज्ञान समाहित है, और इस सूत्र को हम सभी भारतीयों को, हम सभी इस देश के नागरिकों को, पूरे विश्व को इस सूत्र को मनन करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि ये इस विश्व की श्रेष्ठतम भाषाओं का निर्माण करता है। उन भाषाओं में श्रेष्ठतम भाषा जो विश्व की है, संस्कृत, तमिल, या उससे बनी हुई, उससे उपजी हुई भाषाएं जो हैं, उसमें कितना गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। यदि हम सही उच्चारण करते हैं, उसको सही जैसा बताया गया है उस तरह से हम बोलने का प्रयत्न करते हैं, तो निसंदेह यह पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी मंत्र है। तो जय भोलेनाथ बोलते हुए मैं इस माहेश्वर सूत्र के संबंध में इसी की सहायता से आपको कुछ प्रयोग दिखाऊंगा। यहां मैंने एक पट्टी लगा रखी है, आप देखेंगे ये पट्टी, ये देखिए, ये छोटी सी पट्टी है, लीफ बोल सकते हैं इसको। और विश्व की कोई भी भाषा, विश्व की कोई भी भाषा हम यहां पर बोलने का, मैं किसी भी भाषा का, सबकी भाषाएं उनके लिए माँ है, पूरे विश्व की भाषाएं उनके अपने अपने मूल निवासियों के लिए उनकी माता है। उन सभी को, सभी उनका सम्मान करें, हम भी सारी भाषाओं का सम्मान करें, ज्यादा से ज्यादा भाषाएं बोलना सीखें। किंतु भाषा कौन सी वैज्ञानिक है, कौन सी नहीं, उसके बारे में एक प्रमाण में प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि हमारे छात्रों को विश्वास हो सके। जैसे उनको वीडियो गेम पर विश्वास होता है कि बटन दबाया, कार्टून उछला, उसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि इस यंत्र के ऊपर जो मैंने निर्मित किया है, इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि भारतीय भाषाएं कितनी वैज्ञानिक हैं। यहाँ यदि मैं अभी ABCD से हम लोग बड़े प्रभावित हैं, ठीक है, अच्छी भाषा है, चलिए मैं प्रयास करता हूं कि मैं ABCD बोलूं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरा एक ये लगाना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ बोल पाऊं। अभी मैं ABCD का उच्चारण करूंगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R। यहाँ कोई भी लयबद्धता नहीं है, यहाँ पैटर्न नहीं दिखाई देता,
क्योंकि भाषा में वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है। इसके अलावा आप विश्व की कोई भी भाषाएं बोलने का प्रयास इसमें करिए, इसमें कोई लयबद्धता नहीं मिलेगी। कहीं पे आपको ये भाषा के वेग के कारण कहीं ये लीफ जो है ये उठती हुई दिखाई देगी और कहीं पर नहीं दिखाई देगी। अभी हम भारतीय भाषाएं, कोई भी भारतीय भाषा को उठा लीजिए जो संस्कृत से बनी है, या जो तमिल में क न बीच के अक्षर नहीं होते, उनका लोप हो जाता है, क न च य, और इस तरह से प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, हमारे यहाँ बोला गया है अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आगे चल के हम इसमें, और मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर स्लाइड में रखूंगा, लेकिन प्रयोग अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। बच्चों को यदि हम बोलेंगे भाषा में हमारे अल्प प्राण महाप्राण हैं, और वो बड़े ही व्यवस्थित रूप से माहेश्वर सूत्र में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। तो अभी इस यंत्र के माध्यम से देखते हैं। क ख ग घ च छ ज छ त थ द ध त थ द ध प फ ब भ। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रमिक रूप से क बोलने पर लीफ ऊपर नहीं जाती, खा बोलने पर ऊपर जाती है। यही अल्प प्राण और महाप्राण का सिद्धांत है। जब हम क बोलते हैं तो वहां अल्प प्राण यानी कम प्राण लगते हैं, ख बोलते हैं तो प्राण यानी वायु का वेग अधिक होता है, और इसलिए हमारी लीफ जो है ऊपर उठ जाती है। इसी तरह से हमारे यहाँ यदि हम भाषा शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें घोष और अघोष के बारे में भी बताया गया है। घोष और अघोष, अघोष में अनुनाद नहीं होता और घोष शब्दों में, घोष वर्णों में नाद होता है। इसको देखने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं कि स्टेथोस्कोप की सहायता से, जो आला होता है डॉक्टर का, उसकी सहायता से हम इन वर्णों के भेद को अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसके पूर्व कि मैं अपने गले में स्टेथोस्कोप लटकाऊं और इन वर्णों का, इन वर्णमाला का विश्लेषण करूं जो हमारी संस्कृत या उससे उत्पन्न दूसरी भाषाओं में सन्निहित हैं, उसके पूर्व मैं इन श्लोकों को आपके समक्ष रख रहा हूं। जैसे पहले मैंने जो श्लोक पढ़ा, जिसको पढ़ करके कुछ समझ में नहीं आता, मुझे भी ऐसे ही था, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ कुछ वैज्ञानिक प्रयोग किए। खरो विवार श्वासा अघोषाश्च, इसमें जो बाद में मैंने जाकर के सीखा समझा, उसका अभिप्राय यह है कि खर यानी हमारे जो माहेश्वर सूत्र है उसमें बहुत सारे प्रत्याहार बनाए गए हैं। एक पहले वर्ण से शुरू करके एक अंतिम वर्ण तक के बीच में आने वाले कुछ वर्ण होते हैं, उनको जैसे ख से लेकर के र तक जो आने वाले हैं वो खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, उनको खर प्रत्याहार बोलते हैं। इसी तरह से हश प्रत्याहार में ह से लेकर के श तक आते हैं, उनको हम हश बोलते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। जो इसको विशेष रूप से पढ़ने के इच्छुक होंगे वो आगे की स्लाइड्स में देख सकते हैं। तो ये खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं ये हैं ख फ छ ठ थ च ट तव क प श श। ये विवार, श्वास एवं अघोष से युक्त हैं। ये श्लोक जो है यही कहता है, खरो विवार श्वासा अघोषाश्य, मतलब इनमें विवार है, श्वास है एवं अघोष से युक्त है। विवार विवर से बना हुआ है, यानी कि मुंह, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरी तरह से खुला हुआ होता है, कहीं भी अवरोध नहीं होता, कहीं भी इन वर्णों को बोलते समय कहीं भी घर्षण नहीं होता। उसमें घर्षण ना होने से उसमें घोष उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनको अघोष बोला गया है। चूंकि कोई घर्षण नहीं होता इसलिए श्वास, इसके इन वर्णों के प्रयोग के समय श्वास क्लियर कट आती है, बिना किसी अवरोध के आती है। मुख विवार अवस्था में होता है, यानी कि पूर्ण रूप से श्वास के लिए खुला हुआ होता है, इसलिए यहाँ कोई अवरोध नहीं होता। और ये वर्ण अघोष की श्रेणी में आते हैं, यानी इनमें कोई नाद नहीं होता, ये घोष से युक्त नहीं होते। अभी हम देखते हैं दूसरा श्लोक है हशः, ये हश प्रत्याहार, हशः संवारा नादा घोषाश्य, जो हश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, यानी कि ह य व र ल ञ म न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये सारे के सारे संवारा नादा घोषाश्य, यानी कि इनमें संवार है, यानी कि अवरोध है,
अवरोध है, तो जब वर्णों में अवरोध होगा तो नाद उत्पन्न होगा, घोष उत्पन्न होगा। तो ये नाद और घोष से युक्त है। अभी आज के सिनेरियो में हमारे पास में बहुत सारी मशीन्स उपलब्ध हैं, हमारे पास में एक्सरे है, हमारे पास में अल्ट्रासाउंड्स हैं, जिनके माध्यम से हम इन वर्णों का उच्चारण करते हुए हम देख सकते हैं कि क्या अंतर आता है। हमारे गले में जहाँ स्वर तंत्रियाँ होती हैं, स्वर तंत्रियाँ कैसे इन वर्णों को बोलने में उनका क्या उनका चित्र कैसा आता है, आदि आदि हम इस तरह से अंतर देख सकते हैं। लेकिन हम हजारों हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इन सब प्रक्रियाओं को कैसे समझा था, ये एक सोचनीय प्रश्न है। ये बताता है कि ये बातें साधारण नहीं थी। वे पूर्ण विकसित वैज्ञानिक थे, विज्ञान की चरम ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए थे, और तब जाकर के उन्होंने ऐसे माहेश्वर सूत्र और ऐसी चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया। तो अभी हम इसमें जाएंगे। ये जो घोष क्षमा करें, अघोष वर्ण है और घोष वर्ण है, इनका अंतर हम साधारण रूप से कैसे देख सकते हैं। हमारे पास यदि यंत्र नहीं है, कोई और सहायता, महंगा उपकरण नहीं है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए और प्रयासों से सफलता मिलती है। तो मुझे सफलता मिली स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से भी मैंने जब कई जगहों पर उसको रख कर ट्राई किया, अभ्यास किया, तब जाकर मुझे पता चला कि एक ऐसा स्थान है जहां से बड़े आसानी के साथ में ये अंतर डिटेक्ट किया जा सकता है या संवेदन उसका किया जा सकता है। तो उसके पहले कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं एक दूसरी बात भी बोलूँगा कि ये जो हमारे जो अघोष और घोष वाले वर्ण हैं, ये हमारे व्यंजन और स्वर इसमें भी आते हैं। जैसे कि अब इनका क्रम देखिए, क ख ये हमारे अघोष होते हैं, इनमें कोई घोष नहीं होता। ये देखिए क यहाँ है और ख भी यहाँ है, और ग घ ङ ये इधर आ जाते हैं, यानी कि इनमें घोष होता है। इसी तरह से ये बड़ी क्रमिक व्यवस्था है कि च छ अघोष होते हैं और ज झ य घोष युक्त होते हैं। ट ठ अघोष हैं, इसके बाद के 3 घोष हैं। ये दोनों त थ अघोष हैं, त ध न घोष हैं। इसी तरह से प फ अघोष हैं, ब भ म घोष से युक्त हैं। तो इनको देखने के लिए अभी हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी विशेष आधुनिक यंत्र के, एक छोटे से स्टेथोस्कोप की सहायता से, जो कि आसानी से सरलता से मिल जाता है। प्रयोग करने के पूर्व एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हमारे ये घोष और अघोष हैं, जिनमें जैसे कि यहाँ विवार है, यहाँ श्वास क्लियर है, यहाँ कोई अवरोध नहीं है घोष की स्थिति में, तो ये हमारे गले में स्वर तंत्रियाँ होती हैं। हमारे यहाँ गायन विद्या बहुत प्राचीन हुआ करती थी, और आज के समय में आधुनिक विज्ञान इसको लैरिंग्स करके बोलता है, जैसे स्वर यंत्र, या हमारे यहाँ पहले से ही इसे स्वर तंत्रियाँ कहा गया है। तो स्वर तंत्रियों के बीच में जब कोई घर्षण नहीं होता, जब वो अपनी दूरी, जो उनके बीच में दूरी है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये लैरिंग्स है, जिसके अंदर बहुत सारे वोकल कार्ड्स होते हैं और वहीं से हम बोलते हैं, हमारी विभिन्न आवाज़ें निकलती हैं। तो हमारे यहाँ जो प्राचीन विज्ञान है उसमें से स्वर तंत्रियाँ बोला गया है, और जब स्वर तंत्रियाँ, जब उनके बीच में कोई नज़दीक नहीं होती, निकटता नहीं होती, तब ये अघोष वर्ण निकलते हैं। और जब वो पास में आ जाती है, उनके पास में आने से जब नाद उत्पन्न होता है, तब ये घोष वर्ण उत्पन्न होते हैं। ऐसा हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये भी आधुनिक विज्ञान सम्मत है कि जब स्वर तंत्रियाँ पास में आ जाएंगी, निकट में होगी, तो जो वर्ण निकलेंगे उनके बीच में नाद अनुनाद होगा और वो घोष से युक्त होंगे। और जब स्वर तंत्रियाँ दूर दूर होंगी, तो जो वर्ण निकलेंगे, वो जो श्वास निकलेगी, वो क्लियर कट एक बार में निकल जाएगी, वो खुली हुई सांस होगी और उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा बोलने में। यही अंतर हम एक्सपेरिमेंटली अभी यंत्र की सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से हम देखेंगे। तो अभी मैं स्टेथोस्कोप के साथ में उपस्थित हो गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ वर्णों के विश्लेषण के लिए। और अभी मैं ये जो घोष और अघोष का अंतर है, इसके लिए मैं स्थान बताऊंगा कि कहाँ से आप या कोई भी इसको बड़े सुगमता से इसको समझ सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। तो हम यहाँ जाएंगे। ये हमारे क ख जो है ये अघोष हैं और ग घ घ घोष हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है,
ये नाक के इधर पर इसको हमको लगाना है, ये दोनों को कान में लगा देना है जो सेंसर्स हैं, और इसको जो हमारा ये मेन पोर्शन है इसको हमें नाक पर लगाना है। और नाक पर लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हमको इन वर्णों का हमको उच्चारण करना है। तो जब हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, म, तो स्पष्ट रूप से हमको क और ख का जो ध्वनि आती है वो ग, घ, ng की ध्वनि से भिन्न होती है। प्रारंभ में मैं ये कहूंगा कि हमको सिर्फ क, ख और ग, घ तक सीमित रहना चाहिए, च, छ, ज, झ तक देखना चाहिए, ट, ठ, ड, ढ तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और प्रक्रिया शामिल हो जाती है, वो भी एक तीसरा एक कहना चाहिए एक हमारी विशिष्टता है भाषाओं की, कि इन सारे व्यंजनों में क, ख, ग, घ, ng, तो ये जो अंतिम जो वर्ण है न, य, ण, न, म, इनको बोलते समय हमारी नाक जो है, नासिका द्वार जो है, इसका उपयोग किया जाता है। इनमें किसी में भी नासिका का उपयोग नहीं होता। तो जब हम न, य, ण, न, म का उच्चारण करते हैं तो नासिका का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। ऐसा मैंने अभी पढ़ा समझा, ये अनुनासिक है। तो इसके प्रयोग के लिए हम एक और भी प्रयोग कर सकते हैं कि एक तो इससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि अनुनासिक के समय पर ये बहुत तेजी से आपके कान में इसका एक प्रतिक्रिया यंत्र जो है ये दे देगा। जब आप अनुनासिक का रीड करेंगे, न पढ़ेंगे, तब अलग पता चलेगा इन सब से। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले हम इनको ना पढ़ें, हमको अभी घोष और अघोष का अंतर देखना है। तो हम ये लगा करके क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ। तो इस तरह से जब हम ये सभी पढ़ते हैं तो क, ख में जो हमारी ध्वनि आती है वो उसमें एक घर्षण नहीं होता, और स्पष्ट रूप से ग, घ में, ज, झ में, ड, ढ में, द, ध में, ब, भ में, इनमें हमको घर्षण स्पष्ट रूप से कानों में समझ में आता है स्टेथोस्कोप की सहायता से। और स्टेथोस्कोप की सहायता से ही ये वर्ण तो बड़े ही स्पेसिफिक रूप से, बड़े ही विशिष्ट रूप से हमको अनुभव हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत तेज नाद सुनाई देता है। क्योंकि इसमें नाद के साथ में अनुनासिक की प्रक्रिया भी है, ये नाक से आते हैं, इसलिए इसमें घर्षण संभवतः और बढ़ जाता है, और इसलिए ये सारे के सारे वर्ण बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ स्पष्ट हो जाते हैं, घोष अघोष के अलावा। अतिरिक्त इसके अलावा भी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक को बोलते समय एक और भी प्रक्रिया करी जा सकती है कि यदि हम सिंपल कोई भी यंत्र ना हो और अनुनासिक हमको बच्चों को क्लास में, छोटे बच्चों को टेस्ट कराना हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, नाक को बंद करिए, यह भी मैंने प्रयोग करके देखा, और क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये नाक बंद करके जब हम सारा का सारा स्पर्श वर्णों का, इन व्यंजनों का उच्चारण करवाते हैं तो बड़े स्पष्ट रूप से अनुनासिक वर्णों के समय पर हमारे नाक में एक अलग ही ध्वनि, नाक से होने वाली एक प्रतिक्रिया होती है, जो स्पष्ट रूप से नाक बंद करके ही समझ में आ जाती है। घोष अघोष के लिए निसंदेह हमको घोष अघोष में अंतर करना थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा कठिन कार्य था, लेकिन ये भी अंतर इसकी सहायता से, इस छोटे से उपकरण की सहायता से बड़े आसानी से घोष और अघोष वर्णों का अंतर नाक में यहां पर लगा करके हल्का सा प्रेशर दे करके समझ में आसानी से आ जाता है। तो इन प्रयोगों को करें और देखें और विद्यार्थियों से भी करवाएं। तो इसके साथ ही अध्ययन के क्रम को यहीं विराम देता हूं। आगे यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। मैं भी विद्यार्थी हूं, आपको और भी उत्सुकता है तो कुछ स्लाइड्स हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान के ऊपर, भारतीय भाषा के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें पढ़ा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोग मैंने करके दिखाए हैं, मुझे आशा है अच्छे लगेंगे। और यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको जनहित हेतु आगे भी प्रेषित करने में हिचके नहीं, आगे प्रेषित करते रहें। और डमरू से के नाद से, भोलेनाथ के डमरू के नाद से इतना जब ज्ञान निकलता है तो सामान्य तौर पर विश्वास नहीं होता। दो चीजें हैं, आज हम वैज्ञानिक परिवेश में हैं,
यदि हमको इस तरह से विश्वास नहीं होता तो हम उस तरह से विश्वास कर सकते हैं कि शिव एक परम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कुछ प्रक्रियाएं करके उनके डमरू से कुछ प्रक्रिया हुई और कुछ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होके उनके तरंगों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। हम इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं। तो इस यात्रा को विराम देता हूं। आगे कुछ स्लाइड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। हरिओम। दश खप छठ ध चट तव कपै सर